हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू 10x। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सॉल्यूशंस के लेक्चर 4 के साथ। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस और गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो जो हमने कहा था कि वेरिएशन देखेंगे हम गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस के। तो उसमें हमने कहा था कि प्रेशर के साथ चेंज होता है हमारा सोल्यूबिलिटी। तो आज वो लॉ जो दिया था जो वेरी करता है हमारा विथ प्रेशर सोल्यूबिलिटी, जो फर्स्ट क्वांटिटेटिव लॉ दिया था वो हेनरी ने दिया था, उससे हम आज स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे विद वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एक इलास्ट्रेशन देखते हैं हम पहले। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है हमने, एक बीकर लिया है हमने। बीकर नहीं, लेट्स से एक कंटेनर है। ये कंटेनर के ऊपर लेट्स से एक मूवेबल पिस्टन है। ठीक है, मूवेबल पिस्टन पता है, जिसको हम लोग ऐसे स्लाइड करके नीचे ला सकते हैं ताकि वॉल्यूम कम हो जाए, प्रेशर बढ़ जाए, और ऊपर ले सकते हैं ताकि वॉल्यूम बढ़ जाए और प्रेशर घट जाए। ठीक है, तो ऐसा हमने एक मूवेबल पिस्टन लिया है। यहाँ पे क्या है, एक सॉल्यूशन है और जिसमें गैस डिजॉल्व है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक गैस है। तो ऑफ कोर्स जैसे कि हमने सॉलिड में देखा था कि वो सॉल्यूशन में चला जाता है, तो वैसे गैस में तो ऐसा नहीं होगा ना। गैस में कुछ मिक्स हो जाएगा पानी के साथ, सॉल्यूशन में चला जाएगा, और कुछ यहाँ पे रह जाएगा। तो यहाँ पे भी गैस मॉलिक्यूल्स है, ये देख रहे हैं आप, और यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन में मिक्स हो चुका है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे P1 प्रेशर था, लेट से हमने इसको ऐसे दबा दी। ठीक है, तो हमने इसको स्लाइड करके यहाँ से यहाँ तक लाया। ठीक है, तो वॉल्यूम कम गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम अगर कमेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये P2 जो है ये ऑफ कोर्स P1 से ग्रेटर होगा, राइट। सो हियर P2 इज ग्रेटर देन P1। तो यहाँ पे जो प्रेशर है उसको हमने बढ़ा दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम कम गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि यहाँ पे जो सोल्यूबिलिटी था, यहाँ पे अगर लेट्स से सोल्यूबिलिटी था तो मैं ग्राम्स पर ml में नहीं लिख सकता। इस बार मैं क्या लिखूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ पास्कल पर ml। ठीक है, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, लेट्स से, लेकिन पास्कल काफ़ी बड़ा होता है। लेट्स से मैं, अच्छा ठीक है, पास्कल ही लिखता हूँ। लेट्स से 2 पास्कल, और इवन इफ आई राइट इन ग्राम्स, प्रेशर तो ऐसे नहीं लिख सकते, ग्राम्स ऑफ द गैस, लेट्स से 2 ग्राम्स पर ml। तो यहाँ पे हमने जब प्रेशर इंक्रीज किया तो हमने देखा कि 2 ग्राम्स पर ml से अभी बढ़ गया। ठीक है, अभी लेट्स से 3 ग्राम्स पर ml हो गया। तो ये हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखा हुआ है कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तब सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन सोल्यूशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन के बाद हम देखेंगे आगे कि हेनरी ने इसके बारे में क्या कहा, उन्होंने कैसे इसको एक क्वांटिटेटिव लॉ में बदला। ठीक है, दिस लॉ में भी स्टेटेड इन वेरियस वेज। तो ये जो 3 डेफिनेशन है ये तीनों है एनसीईआरटी में, तो हम तीनों पढ़ेंगे, हम तीनों देखेंगे। अल्टीमेटली तीनों सेम ही है, लेकिन मैं अगर आपको पर्सनली सजेस्ट करूँ तो इसको आप ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, ये आखिरी वाला, क्योंकि इसी से आता है हमारा, मतलब इसको अगर हम डायरेक्टली मैथमेटिकली लिखें तो ये होता है, और ये आपको आगे चाहिए होगा। ये जो KH है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहूँगा कि इसको याद रखें। अगर एग्जाम में आया स्टेट हेनरीज लॉ तो अब ये वाला स्टेट करें, बाकी 2 ना स्टेट करें। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड गैस इन ए लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर अबव द लिक्विड। तो पहले वाला डायग्राम में फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये यहाँ पे एक लिक्विड है, यहाँ पे गैस है, ये गैस मोलिक्यूल्स में दिखा रहा हूँ, कुछ गैस मोलिक्यूल्स सॉल्यूशन में। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको क्लोज किया हुआ है, लेट्स से एक पिस्टन से क्लोज किया हुआ है। ठीक है, पहले वाला डायग्राम का जैसा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड गैस इन लिक्विड, मतलब ये जो है, ये जो डिजॉल्व हो चुका है, ये नहीं, नॉट दिस पार्ट, दिस पार्ट, यहाँ पे जो डिजॉल्व हमको दिख रहा है गैस मोलिक्यूल्स, द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड गैस इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर अबव द लिक्विड। ठीक है, तो इस गैस का जो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे है, ये एम्प्टी स्पेस में, मतलब जहाँ पे एयर है ऑफ कोर्स और ये गैस है, वहाँ पे जो उसका पार्शियल प्रेशर उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसी को हम दूसरे तरीके में कैसे कह सकते हैं, द मोल फ्रैक्शन। पहले हमने कहा पार्शियल प्रेशर, अभी मोल फ्रैक्शन, ये पार्शियल प्रेशर अभी भी है। पहले हमने कहा अमाउंट, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे थे इन ग्राम्स, इन मास, राइट। अभी यहाँ पे क्या हुआ, द मोल फ्रैक्शन। अभी हम चले गए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम किससे डिनोट करते हैं, काई, राइट। द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन
is proportional to the mole fraction of gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution. ये सेम ही है, partial pressure above the liquid of the what of the gas. यहाँ पे भी सेम है, partial pressure of the gas over the solution. लेकिन यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में कहा है, यहाँ पे हमने ग्राम्स मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के नाम में हमने कहा है, ठीक है. लेकिन तीसरा वाला थोड़ा सा अलग है और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है मेरे हिसाब से. द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर तीनों में. पार्शियल प्रेशर भी क्या होता है बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा. हमने वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लास 11 में उसमें हमने पढ़ा था. मैं फिर से आपको एक ब्रीफ डिस्कशन बता दूंगा. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपने पढ़ा होगा, ब्रीफली मैं आपको बता दूंगा, ठीक है. द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, लेट्स से इट इज डिनोटेड बाय P. तो मतलब यहाँ पे जो है गैस उसका पार्शियल प्रेशर is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. Mole fraction of the gas in the solution. मतलब यहाँ पे जो गैस है उसका जो पार्शियल प्रेशर P, let's say it is denoted by P, it is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. तो यहाँ पे जो गैस है इसका जो मोल फ्रैक्शन है, let's say it is denoted by chi, it is directly proportional. तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, P proportional to chi. तो यहाँ पे स्मॉल p क्यों, क्योंकि पार्शियल प्रेशर है, ठीक है. अगर नॉर्मली प्रेशर होता तो हम कैपिटल P से लिखते, पता है हमको. सो वी विल से दैट P is proportional to chi if we add a proportionality constant. Let's say P is equal to K chi, where K is a proportionality constant. Experimentally it is be found to be Kh, which our Henry gave the name Henry's constant, ठीक है. Where Kh is the Henry's law constant or Henry's constant in general. P equals to KH इंटू काई. ये काई है, ठीक है, ये एक्स नहीं है, काई है. तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है अगर मैं सिंपली बताऊं तो यहाँ पे दिखा देता हूँ. लेट्स से एक कंटेनर है, अभी से हम लोग लेट्स से सिर्फ क्लोज कंटेनर की बात कर रहे हैं, ठीक है. ये एक लेट्स से क्लोज कंटेनर है, इसमें यहाँ पे मैंने डाल दिया ऑक्सीजन गैस, ठीक है. तो गैस लिक्विड फॉर्म में क्यों, लिक्विड फॉर्म में होता है. लेट्स से मैं लिक्विड फॉर्म में नहीं, मैं आपको गैसियस फॉर्म में दिखाता हूँ. या फिर लेट्स से लिक्विड फॉर्म में ही है, कुछ लिक्विड में कुछ गैसियस फॉर्म में, मतलब कुछ कॉन्डेंस्ड है और कुछ वेपर फॉर्म में, ठीक है. तो ये जब इसके मोलिक्यूल्स या फिर लिक्विड के मोलिक्यूल्स जब जाके यहाँ पे वॉल पे कोलाइड करेंगे तो जो फॉर्म होगा उसी को तो हम प्रेशर कहते हैं ना. व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया which is exerted by the molecules of the gas, ठीक है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक प्रेशर होगा, उसको हम लोग P से डिनोट करेंगे, जैसे P1 से डिनोट करेंगे. यहाँ पे मैंने कैपिटल P क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर नहीं, इसका टोटल प्रेशर है ऑक्सीजन का. लेट्स से और एक कंटेनर है, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस लिया हुआ है. हाइड्रोजन गैस मुझे पता है नहीं होता है. लेट्स से नाइट्रोजन लिया हुआ है. हाइड्रोजन लिक्विफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है. सो लेट्स से नाइट्रोजन, लेट्स से इसका भी प्रेशर P2 है. ये भी जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वॉल्स पे, वो जो प्रेशर निकल के आता है वो P2 होता है. तो अभी अगर मैं एक सिंगल कंटेनर में इन दोनों को डाल दूं, यहां पे O2 भी है, N2 भी है. तो यहां पे जो अभी टोटल प्रेशर होगा, तो क्या आप कह सकते हैं यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो सिर्फ P1 होगा या फिर सिर्फ P2 होगा, नहीं. तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा, लेट्स से टोटल प्रेशर हियर इज कैपिटल P, ओनली कैपिटल P. तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा इसमें दो पोर्शंस होंगे, ठीक है. एक होगा प्रेशर विच इज अप्लाइड ड्यू टू ऑक्सीजन, दूसरा होगा प्रेशर विच इज अप्लाइड ड्यू टू नाइट्रोजन. तो इसको हम लोग कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लोग कहेंगे पार्शियल प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन. और उन दोनों को ऐड करके जो निकलेगा वो हमारा होगा टोटल प्रेशर, ठीक है. सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P1 प्लस P2, ठीक है. विच इज अगेन इक्वल टू, आपको पता ही होगा, काई इंटू टोटल प्रेशर, मतलब काई 1 इंटू टोटल प्रेशर बट प्लस काई 2 इंटू टोटल प्रेशर. वो डेल्टन्स लॉ हो गया, वो नहीं चाहिए अभी. आगे हम जब राहुल्स लॉ में पढ़ेंगे तो और भी क्लियरली देखेंगे कब मिलेगा आपको ये. तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Kh is a function of the nature of the gas, ठीक है. Different gases have this defined values at the same temperature.
thus it has different values for different gases at the same temperature. Of course, क्योंकि वो नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है. सो लेट्स से जैसे कि हमने पहले कहा था कि NaCl का सोल्यूबिलिटी जितना होगा, क्या शुगर का सेम होगा? नहीं होगा. ऑफ कोर्स NaCl का काफ़ी हाई होता है सोल्यूबिलिटी इन वाटर. सिमिलरली गैसेस का भी सेम होगा, नेचर पे डिपेंड करेगा. हर गैस इतना इजीली लिक्विफाइबल नहीं, हर गैस इतना इजीली मिक्स नहीं होगा वाटर के साथ या फिर जो भी सॉल्वेंट हो उसके साथ, और कुछ गैसेस आराम से हो जाएंगे डिजॉल्व, ठीक. सो KH इज ए फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, दस इट हैज डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है. मतलब एक टेम्परेचर लेट्स से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर, उसमें अगर हम देखें तो डिफरेंट गैसेस के हमको डिफरेंट KH वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है. It can be said from the equation that higher the value of KH at a given pressure, क्या था हमारा इक्वेशन? लेट मी राइट इट अगेन. पार्शियल प्रेशर P, it was proportional to chi, we gave the constant KH and it became P equals to KH into chi, ठीक है. It can be said from the equation that higher the value of KH at a given pressure, the lower is the solubility of the gas in the liquid. लेट्स से हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, पार्शियल प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? या अगर कांस्टेंट ये हुआ तो इसका जितना वैल्यू बढ़ेगा तो ये इतना कमेगा. और हम पहले से क्या कह रहे थे कि हेनरीज लॉ में क्या होगा कि हम एक रिलेशन निकालेंगे ऑफ द सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन एंड द प्रेशर, राइट. तो यहाँ पे तो दिख नहीं रहा हमको सोल्यूबिलिटी. सोल्यूबिलिटी हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने कहा था कि 360 ग्राम पर ml, ये होता है NaCl का, ml नहीं. ग्राम पर लीटर, ये होता है हमारा NaCl का, ऐसा ही शायद, या फिर 3600, याद नहीं है मुझे. मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इतना ग्राम पर लीटर होता है NaCl का सोल्यूबिलिटी, ठीक है. तो सोल्यूबिलिटी तो हम ऐसे मतलब किसी भी चीज़ से डिनोट नहीं कर सकते ना, कोई कंसंट्रेशन यूनिट चाहिए होगा. इसलिए मैंने कहा था कि पहले वाले चीज़ें जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी जाके इन चीज़ों में आपको आसानी होगा समझने में, ठीक है. तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे हम लोग डिनोट कर रहे हैं थ्रू मोल फ्रैक्शन, ठीक है. मोल फ्रैक्शन भी हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन यूनिट्स में, तो हम मोल फ्रैक्शन से डिनोट कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हेनरी ने, जिन्होंने पहले किया था एक्सपेरिमेंट, उनका लॉ दिया अपना खुद का, उन्होंने कहा कि हम डिनोट करेंगे आवर सोल्यूबिलिटी थ्रू मोल फ्रैक्शन, क्योंकि वो आसान होता है कैलकुलेशन में, ठीक है. तो इसको अगर हम कांस्टेंट कर ले, अगर कोई चीज लेट्स से यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो ये 10 क्या हो सकता है? 10 into 1 हो सकता है, 2 into 5 हो सकता है, 9 into क्या हो सकता है? 9 by 3 into क्या हो सकता है? 3.33 हो सकता है, राइट. देखिए जैसे कि यहाँ पे 10 था, ये काफ़ी छोटा था वैल्यू, इसको हमने छोटा किया तो इसका वैल्यू बढ़ गया, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा किया तो इसका वैल्यू थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है. ऑफ कोर्स तो वही होता है ना, वही हम जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि प्रेशर और वॉल्यूम अगर T कांस्टेंट हो तो ऐसा होता है. क्यों? क्योंकि जैसे कि प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम कमता है, प्रेशर कमता है वॉल्यूम बढ़ता है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी, क्योंकि एक कांस्टेंट है, क्योंकि PV इक्वल्स टू nRT था, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट था, तो ऐसे ग्राफ मिलता था, क्योंकि एक मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना. तो यहाँ पे भी सेम, अगर ये कांस्टेंट हुआ, इसको अगर हम लोग नीचे लेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. तो इससे हम लोग इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है? व्हेन वी हैव टू सी अबाउट द सोल्यूबिलिटी एंड प्रेशर डायरेक्टली, इट कैन बी सेड फ्रॉम द इक्वेशन दैट हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन प्रेशर, द लोअर इज द, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गिवन प्रेशर, किसी प्रेशर पे नहीं. ऐसा नहीं कि हमने ये कैलकुलेट किया 5 ATM पे, ये कैलकुलेट किया हमने 2 ATM पे, ऐसा नहीं होगा. एट ए गिवन प्रेशर, ये कांस्टेंट बोलना पड़ेगा, तभी जाके वो इन्वर्सिबिलिटी जो हम कहते हैं वो वैलिड होगा, ठीक है. इट कैन बी सेड फ्रॉम द इक्वेशन दैट हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन प्रेशर, द लोअर इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड, ठीक है. मतलब अगर KH लेट्स से 2.5 है एक गैस के लिए, और दूसरे के लिए लेट्स से 3.5 है एट द सेम प्रेशर, तो कौन सा ज़्यादा सोल्यूबल होगा? ऑफ कोर्स ये वाला ज़्यादा सोल्यूबल होगा, राइट. क्यों? क्योंकि हमने देखा कि इन्वर्स रिलेशन होता है, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन प्रेशर, लोअर इज द सोल्यूबिलिटी.
इसका ज़्यादा है तो लोअर सोल्यूबिलिटी है, इसका कम है तो इसका हायर सोल्यूबिलिटी होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, वेरिएशन ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड विथ प्रेशर। तो उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वेरिएशन ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड विथ टेम्परेचर। तो ये अगर हम डिराइव करना चाहें फ्रॉम आवर दिस लॉ, वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि लेट्स से मैं O2 का केएच निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लेट्स से एट एक्स टेम्परेचर निकाला, ये मेरा लेट्स से 2.5 आया। लेट्स से मैंने x+10 मतलब एक हायर टेम्परेचर पे x+10 डिग्री, लेट्स से ये x डिग्री सेंटीग्रेड था, x+10 डिग्री सेंटीग्रेड एक हायर टेम्परेचर पे मैंने निकाला, तो इसका वैल्यू कितना आया 3.5 है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, मतलब हमने क्या किया, O2 गैस लिया हमने x डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका केएच का वैल्यू निकाला। कैसे केएच का वैल्यू निकला, वो सेम वही इक्वेशन यूज करके, मोल फ्रैक्शन तो हम लोग निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, और पार्शियल प्रेशर भी हम लोग माप सकते हैं विद आवर व्हाटएवर टूल वी हैव। सो हमने क्या किया, एक लोअर टेम्परेचर पे हमने निकाला फिर, और एक हायर टेम्परेचर पे हमने निकाला। तो दो टेम्परेचर में हमने ये देखा कि विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर आवर केएच वैल्यू इंक्रीजेस, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, अगेन वहाँ पे हमने क्या देखा, यही पे लाइन लिखा हुआ है कि हाँ केएच हायर होगा तो सोल्यूबिलिटी लोअर होगा। तो यहाँ पे केएच कौन से में हाई है, इसमें हाई है, तो सोल्यूबिलिटी क्या हुआ, इसमें सोल्यूबिलिटी लो होगा। तो वही हमने देखा था पहले भी कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स डिक्रीजेस। तो हम लोग इनडायरेक्टली फ्रॉम आवर हेनरीज लॉ हम डिड्यूस कर सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ सोल्यूबिलिटी इन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स हाउ इट वेरीज विथ टेम्परेचर। क्या देखा हमने, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूवन है कि केएच विथ टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और एक चीज़ भी है कि विथ इंक्रीज इन केएच सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस। तो यहाँ पे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हुआ, तो ये कौन सा है, हायर टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, ऑफकोर्स ये हायर टेम्परेचर x+10 है। ये अगर x है, ये अगर 50 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, तो हायर टेम्परेचर पे सोल्यूबिलिटी लोअर। तो वही तो हमने पहले देखा था ना कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। वो हमने पहले कैसे कहा था, पहले हमने कहा था विथ डेलेज सोल्यूबिलिटी, राइट, कि हाँ हमारा हीट रिलीज होता है इसलिए उसको नहीं चाहिए हीट, लेकिन हम लोग हीट बढ़ा रहे हैं तभी जाके वो सोल्यूबिलिटी घट जाता है, राइट, क्योंकि वो क्या गैस फेज से वो लिक्विड फेज में आता है। तो क्या हो गया, वो गैस फेज से लिक्विड में मतलब वो हीट रिलीज कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, तो हम डेली लाइफ फिनोमेना विच वी कैन एक्सप्लेन थ्रू आवर हेनरीज लॉ। तो पहले क्या है, CO2 इज सील्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स अंडर हाई प्रेशर। तो कोल्ड ड्रिंक्स में नॉट ओनली अच्छा सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, इन कोल्ड ड्रिंक्स हाउ इज हेनरीज लॉ अप्लाइड, हाउ आर द इंडस्ट्रीज अप्लाइंग आवर हेनरीज लॉ इन कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब आप एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल खरीदते हैं तब वो सील्ड होता है, जब वो आप सील खोलते हैं तब एक फिस करके आवाज़ निकलता है, उसको हम लोग फिजिंग साउंड कहते हैं, झांस कहते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। वो क्यों निकलता है और वो सील करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले एस्टेब्लिश किया कि हायर प्रेशर के साथ मतलब प्रेशर बढ़ता है तो सोल्यूबिलिटी भी बढ़ता है। सो व्हाट इज ए कोल्ड ड्रिंक एसेंशियली, इट इज नथिंग बट इट इज कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो वाटर, उसको हम लोग कहते हैं कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है। तो हायर टेम्परेचर में, हायर प्रेशर में CO2 का सोल्यूबिलिटी भी हाई होता है, कि हमने अभी भी पढ़ा है कि विथ प्रेशर सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशंस इंक्रीजेस। तो हाई प्रेशर में हम लोग सील करते हैं, जब आप खोलते हैं तब आप देखेंगे कि काफ़ी सारा हवा निकलता है, काफ़ी सारा फिजिंग साउंड आता है, ठीक है। तो वही हम देखते हैं कि हाई प्रेशर में सील किया जाता है इनको, क्योंकि जब आप कार्बोनेटेड वाटर को हाई प्रेशर में सील करते हैं तभी उससे फिजिंग साउंड निकलता है, तभी उसका जो टेस्ट होता है अच्छा होता है, इसलिए। और सिमिलरली हम यही लॉजिक बता सकते हैं विथ टेम्परेचर। कोल्ड ड्रिंक आप एक डायरेक्टली दुकान से मतलब फ्रिज से जो निकाल के देंगे वो आप खा के देखना, और एक कुछ 2 घंटे के लिए रख देना फिर खा के देखना,
वो जो दूसरा वाला जो होगा जिसमें टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है जैसे कि हमने पहले कहा विथ टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 विल डिक्रीज। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 डिक्रीज करता है तो तभी जाके वो जो फिजिंग होता है वो नहीं रहता है, तो वो अल्टीमेटली ऑलमोस्ट लाइक चीनी का पानी लगता है ऑलमोस्ट, तो कोई टेस्ट नहीं रहता है उसमें कोल्ड ड्रिंक का, मोर और लेस वो चीनी का पानी हो जाता है, ठीक है। सो आवर कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज आर रेगुलरली यूजिंग हेनरीज लॉ इन देयर डेली लाइफ्स, राइट। हर एक कोल्ड ड्रिंक में सेम प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट, बेंडिंग, स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग क्या होता है, आपने देखा होगा फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें कैटरीना कैफ होती है, उनके स्कूबा डाइवर इंस्ट्रक्टर होती है उनकी, तो वो सिखाती है उनको। स्कूबा डाइविंग क्या होता है कि हम पीठ में ऐसे ऑक्सीजन लेके डीप सी ओशन में जाते हैं स्विमिंग करने, अंडर वाटर क्रिएचर्स देखने, अंडर वाटर प्लांट्स, फ्लोरा एंड फोना देखने के लिए वहाँ पे, राइट। क्यों जाते हैं? क्योंकि ये इस कारण। तो इसमें कहाँ से यूज होता है हेनरीज लॉ, वो हमको देखना है अभी। तो आप बाकी सारे चीज़ें छोड़िए, आप सोचिए कि हम अब जिस लेवल पे हैं और अगर हम सी में, डीप सी में जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंस क्या आता है। पहला डिफरेंस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है कि प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। जितना हम डीप जाएंगे सी में, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में P = H rho G, where H is the height, राइट। तो जितना डीप जाएंगे वो हाइट बढ़ता रहेगा तो उतना प्रेशर बढ़ता रहेगा। जितना डीप सी में आप जाएंगे उतना प्रेशर आपका हाई होता रहता है। तो विथ प्रेशर क्या होता है, एक तो आपको मतलब सिलेंडर क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि नीचे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। वाटर में ऑक्सीजन काफ़ी कम डिजोल्व होता है एज कम्पेयर टू आवर एयर। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स आर एडेप्टेड टू दैट बट वी आर नॉट एडेप्टेड टू दैट, राइट, बिकॉज वी आर टेरेस्ट्रियल बीइंग्स। तो वहाँ पे हम लोग सिलेंडर में ऑक्सीजन लेके जाते हैं, लेकिन और एक प्रॉब्लम होता है कि एज वी आर गोइंग डाउन प्रेशर इज इंक्रीजिंग। प्रेशर इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होगा, तो नाइट्रोजन जो कि है उसका भी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हमारे ब्लड में नाइट्रोजन डिजोल्व हो जाता है। तो ये जो नॉर्मल हमारे आसपास जो प्रेशर रहता है वो कितना रहता है, रफली अराउंड 1 atm, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो हम जब डीप सी में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा प्रेशर। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगा। अंडर नॉर्मल 1 atm कंडीशंस नाइट्रोजन डज नॉट डिजोल्व इन आवर ब्लड। लेकिन जब हम इतने नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे लेट्स से प्रेशर हाई है, लेट्स से नहीं मतलब मैंने दिखाया अभी प्रेशर हाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा हमारे ब्लड में। तो नाइट्रोजन अगर डिजोल्व हुआ ब्लड में, जो कि अननेचुरल है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सीरियस कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम कब होगा, आप घूम के आ जाएंगे ऊपर, यहाँ पे जब आप आएंगे, आप निकल जाएंगे पानी से, तब जो है प्रेशर वापस घूम के, लेट्स से प्रेशर आपका चला गया था 10 atm, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यूज मुझे भी नहीं होता। 10 atm से अचानक आपका 1 atm पे आ गया, पता है धीरे धीरे कमा, लेकिन यहाँ पे आके एकदम से कम हो गया। मतलब पानी से तो काफ़ी कम ही होता है ना एयर में। तो तब क्या होगा, सडनली ये प्रेशर जो है सडनली डिक्रीज करेगा। तो कॉन्सिक्वेंटली नाइट्रोजन का जो सोल्यूबिलिटी है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में, वो भी सडनली डिक्रीज करेगा। तो वो नाइट्रोजन क्या करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में डिजॉल्व है ऑलरेडी, तो वो एकदम फट से निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मतलब अंदर में बबल्स क्रिएट हो सकते हैं, मतलब समझ रहे हैं, ब्लड लाइन में, हमारे ब्लड के स्ट्रीम लाइन में, वेन्स में, यहाँ पे अगर आके तो यहाँ से फट के निकलने की कोशिश कर सकती हैं। तो ऐसे कंडीशंस में क्या क्या होती हैं, अनकॉन्शियसनेस होती है, वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, और बॉडी पेन तो होगा ही। तो ये जो होता है फिनोमेना, इसको हम लोग कहते हैं, इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं बेंड्स और बेंडिंग, ठीक है। बेंड्स और बेंडिंग यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ शायद, हाँ। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं बेंड्स। तो इसको हम लोग एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, ये जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, इसमें हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस हेलियम डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हेलियम मतलब हेलियम तो आपको पता होगा, हाइड्रोजन और हेलियम सबसे अगर
मुश्किल है किसी को लिक्विफाई करना, सबसे ज़्यादा कम सोल्यूबल है तो यही है, ये दोनों गैसेस, ठीक है। तो जब हम हीलियम डालते हैं तो वो इतने प्रेशर में भी वो सोल्यूबल नहीं होता है हमारे ब्लड में, ठीक है। तो वो क्योर कर देता है, मतलब ये पर्पस सर्व कर देता है कि नाइट्रोजन को डिजोल्व नहीं होने देता है शरीर में, ठीक है। तो ये हमने दूसरा एप्लीकेशन देखा। पहले क्या देखा, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री का, कि हाई प्रेशर में हम लोग सील करके रखते हैं कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स को ताकि कार्बोनेटेड रहे, और हाई प्रेशर है तो ऑफ कोर्स हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट डिजॉल्व्ड एंड आवर ड्रिंक्स विल बी टेस्टियर, मोर फीस विल बी प्रोड्यूस्ड। फिर हमने देखा बैंड्स या फिर बेंडिंग का फिनोमिनन, कि क्यों हम लोग हीलियम डालते हैं हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स में ताकि बैंड्स का फिनोमिना ना हो। फिर एनोक्सिया और माउंटेन सिकनेस, ये सबसे लॉजिकल लगेगा आपको, मतलब ये आपने देखा भी होगा। जब हम किसी हाई माउंटेन एरिया पे जाते हैं, ठीक है, लेट्स से हम लोग यहाँ पे रहते हैं प्लेन्स में, माउंटेन लेट्स से यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जब जाते हैं ना, एटमोसफियर में आप ऊपर में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर लो होता है। यहाँ पे जो प्रेशर हाई होगा, यहाँ पे प्रेशर लो होता है। तो विथ प्रेशर हमने क्या देखा कि विथ इंक्रीज इन प्रेशर आवर सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस, तो यहाँ पे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, ठीक है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। तो यहाँ पे जब सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करेगा तो जो ऑक्सीजन चाहिए आपको, आपके डेली लाइफ एक्टिविटीज के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है शरीर में, तभी आप काम कर पाते हो, एनर्जी मिलता है आपको, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन का सोल्यूबिलिटी कम जाएगा, शरीर में कम एनर्जी मिलेगा आपको, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तब क्या क्या हो सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकता है, फिर नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, आपको पूरे शरीर में एनर्जी नहीं मिलेगा, ठीक है, अनइजीनेस फीलिंग होगा। तो उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस। एक्यूट क्यों, एक्यूट क्या होता है, जो कि शॉर्ट टर्म होता है सिकनेस, उसको हम लोग एक्यूट कहते हैं। क्रोनिक मतलब जो लॉन्ग टर्म होता है। एक्यूट क्योंकि जब तक आप माउंटेन में हो तभी तक आपका ये प्रॉब्लम है। अगर आप फिर से आप प्लेन्स में आ जाएंगे तो हाई प्रेशर आ जाएगा, फिर से आपका सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगा, आपको ऑक्सीजन फिर से मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग एनोक्सिया भी कहते हैं, माउंटेन सिकनेस, कुछ लोग ऑल्टीट्यूड सिकनेस भी कहते हैं इसको। तो ये हमने देखा क्या, 3 डेली लाइफ नहीं, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स वेयर हेनरीज लॉ इज यूज्ड, ठीक है। इससे बोर्ड्स के जो बच्चे हैं उनको काफ़ी हेल्प होगा। इससे डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं कभी कभी, रीजनिंग टाइप, तो वो आपको कोई रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल ही चीज़ है, सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर की बात करना है हमको। सिमिलरली अगर मैं आपको और एक बताऊँ, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, एक्वेरियम जिनके घर पे होता है, एक्वेरियम में जो मछलियाँ रहती हैं उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए होता है ना। तो गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा कि बहुत लोग एक्वेरियम में जो मछली रखते हैं वो मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं, गर्मी है, टेम्परेचर हाई, सोल्यूबिलिटी लो। टेम्परेचर हाई है तो उसको ऑक्सीजन का सोल्यूबिलिटी लो हो जाता है, और जब ऑक्सीजन का सोल्यूबिलिटी लो हो जाता है तो पानी, मछलियों को जो पानी में, उनको भी तो चाहिए ऑक्सीजन, बहुत ही कम चाहिए होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, लेकिन उनको भी चाहिए होता है, तो वो कम जाता है, तभी जाके उनका प्रॉब्लम हो जाता है, तभी वो मर जाती है काफ़ी सारी। तो इसलिए हम लोग हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं कि एक्वेरियम शुड बी ऑलवेज केप्ट इन ए डैम्प प्लेस एंड ए लो टेम्परेचर प्लेस, ठीक है। ये और एक एग्जाम्पल दिखा दिया हमने। तो अभी आगे चलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर हमको पता है क्या है। यहाँ पे हमने जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल ही लेते हैं हम, यहाँ पे ये बंद है, यहाँ पे एक लेट्स से सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे जो है गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स, इसको हम लोग कह सकते हैं वेपर स्टेट में है, जो कि मतलब ऑलमोस्ट लिक्विड और ऑलमोस्ट गैसियस के बीच में है, उसको हम लोग कह सकते हैं वेपर स्टेट में। वेपोराइजेशन हम कब कहते हैं, जब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाता है तब हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज वेपर प्रेशर, ऑफ कोर्स इट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, ठीक है। तो इस कंडीशन को समझिए, लेट्स से इसको समझाते हैं, यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। लेट्स से ये एक कंटेनर है, बंद कंटेनर है, इसमें यहाँ तक लिक्विड सोल्यूशन है, ठीक है। और ये जो डॉट डॉट है ये सब लेट्स से गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो कुछ गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड सोल्यूशन में ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है, कुछ गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हवा में, मतलब हवा में नहीं, एम्प्टी स्पेस में यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दैट इज व्हाट वी कॉल वेपर प्रेशर। यहाँ पे क्या लिखा है, फेज ट्रांजिशन, मतलब यहाँ से यहाँ कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ कोर्स यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा।
क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स चेंज होना चाहेंगे वेपर में, वेपर से कुछ आना चाहेंगे लिक्विड में, तो यहाँ पे एक अच्छा सा डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाता है। ये गैस और ये गैसियस स्टेट और ये लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो क्या था डेफिनेशन? वेपर प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द प्रेशर exerted in a system in thermodynamic equilibrium by a vapor in equilibrium with its condensed phases। तो वेपर कौन सा स्टेट में होता है? गैसियस स्टेट। तो कंडेंस्ड फेज उसका क्या हो गया? सॉलिड या फिर लिक्विड। इन केस ऑफ आवर एग्जांपल इट इज लिक्विड, ठीक है। सो वेपर प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय a vapor in equilibrium with its condensed phases, ठीक है। अगर आप लिक्विड लिखेंगे तो भी चलेगा। इन ए क्लोज सिस्टम एट ए गिवन टेम्परेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन ए क्लोज सिस्टम एट ए गिवन टेम्परेचर, क्योंकि विथ टेम्परेचर वेपर प्रेशर चेंज होगा। क्लोज सिस्टम इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वेपर प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि निकल जाएगा ना यहाँ से, सब निकल जाएगा, वेपर इवापोरेट हो जाएंगे, कुछ एनर्जी मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं। सो कुछ बातें, लिक्विड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इज ए लिक्विड, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने पहले देखा था कि सॉल्वेंट जो होता है फिजिकल स्टेट में, वही सॉल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट होता है। The solute can be a gas, a liquid or a solid, but the solvent has to be a liquid. In this section we shall discuss the solutions of liquids and solids in a liquid. Such solutions may contain one or more volatile components. Generally the liquid solvent is volatile. The solute may or may not be volatile. ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं कि आगे हम क्या पढ़ेंगे, जो कि राउल्स लॉ में आएगा, फिर नॉन आइडियल आइडियल सोल्यूशन जाएंगे हम लोग। We shall again only discuss the properties of binary solution, जो कि पहले भी था। binary मतलब two components, just for simplicity, that is the solutions containing two components, namely the solutions of liquids in liquids and solids in liquids। तो इसके पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था? गैस एंड सॉलिड्स इन लिक्विड्स। यहाँ पे हम पढ़ेंगे लिक्विड्स एंड सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ठीक है। तो यहाँ पे और एक तरीका दिया हुआ है जिससे हम लोग वेपर प्रेशर को विजुअलाइज कर सके, या फिर उसका डेफिनेशन ये नहीं है, लेकिन ये पढ़ के आपको फैसिनेटिंग लग सकता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि वेपर प्रेशर क्या होता है? क्लोज कंटेनर इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट इंपॉर्टेंट, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वेपर इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, कुछ यहाँ पे आ रही 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 है, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम विद दिस कंडेंस्ड फेज, लेट्स से इट इज लिक्विड फेज। सो द वेपर प्रेशर इज नथिंग बट इट इज द प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाय ए वेपर इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स कंडेंस्ड फेजेस इन ए क्लोज्ड कंटेनर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, करेक्ट। लेकिन इसका और एक तरीका क्या हो सकता है इसको बताने का? वेपर प्रेशर इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड टू बॉन्ड विथ इटसेल्फ। ऐसा क्यों? कंपाउंड मोलिक्यूल्स दैट बॉन्ड वेल विथ ईच अदर विल हैव ए लो वेपर प्रेशर। मतलब क्या? अगर लेट्स से यहाँ पे लिक्विड है जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई है, मतलब ये अपने आप में रहना अच्छा लगता है इसको, ठीक है। लेट्स से एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल लेट्स से एमोनिया, इसमें हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, तो इसको अपने आप में रहना अच्छा लगता है, तो वो गैसियस स्टेट में जाना नहीं चाहेगा। तभी उस मतलब क्या, इसमें बॉन्ड एनर्जी हाई है तो इसका वेपर प्रेशर लो होगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये अपने स्टेट में स्टेबल है। तो वही लिखा हुआ है कि इट इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड टू बॉन्ड विथ इटसेल्फ। मतलब विद इन मोलिक्यूल्स NH3 और NH3 में जो इंटरेक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर, इंटर एटॉमिक नहीं, क्योंकि दो मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वही लिखा हुआ है, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड टू बॉन्ड विद इटसेल्फ। कंपाउंड मोलिक्यूल्स दैट बॉन्ड वेल विद ईच अदर विल हैव ए लो वेपर प्रेशर, क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं करना चाहेंगे, मतलब डिसोसिएट नहीं, दूसरे फेज ट्रांजिशन नहीं करना चाहेंगे। वो विल हैव ए लो वेपर प्रेशर, लेस टेंडेंसी टू एस्केप टू द वेपर फेज। और जिसका मतलब अच्छा नहीं है, बनता नहीं है, हमेशा झगड़ा होता रहता है, वो जाना चाहेगा वेपर फेज में, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है लिक्विड स्टेट में, उसको चाहिए, वो वेपर में जाना चाहता है, तभी जाके उसका वेपर प्रेशर हाई होगा। ऑफ कोर्स वेपर ज्यादा होगा तभी जाके तो वेपर प्रेशर हाई होगा, राइट। सो while poorly bonding compounds will have a high vapor pressure, ठीक है। दिस इज जस्ट another way of looking at it। ये गलती से भी ये डेफिनेशन मत लिख देना। डेफिनेशन क्या था हमारा? डेफिनेशन था
वेपर प्रेशर इज नथिंग बट इट इज द pressure exerted by a vapor in equilibrium with its condensed phases which might be a solid or a liquid, in this case it is a liquid, in a closed vessel at a given temperature. ये है definition ये नहीं है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने देखा हेनरीज लॉ के हमने तीन डिफरेंट स्टेटमेंट्स देखे। मैंने जो कहा था इंपॉर्टेंट था वो क्या था कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। फिर हमने उससे देखा कि रियल लाइफ एग्जांपल्स हमने देखा कि जैसे कि कोको कोला इंडस्ट्री मतलब कोल्ड ड्रिंक वाला इंडस्ट्री कैसे चलता है। फिर हमने देखा बेंडिंग का फेनोमेना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा वो और एक क्या था, और एक था हाँ माउंटेन सिकनेस, जिसको हम लोग एनोक्सिया भी कहते हैं। फिर मैंने कहा था कि एक्वेरियम वाला बात। फिर हमारे वेपर प्रेशर पे हमने कहा कि हम दो टाइप के पढ़ेंगे, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। वेपर प्रेशर का दूसरा टाइप का हमने देखा डेफिनेशन, या फिर कह सकते हो डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट। फिर खत्म हुआ आज का। अगले क्लास में हम किससे कंटिन्यू करेंगे? नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विद राउल्ट्स लॉ, जो कि वेपर प्रेशर का एक लॉ होता है, राउल्ट्स लॉ, एंड देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, क्योंकि ये लिक्विड में आ जाएगा। इसमें हम फिर से देखेंगे क्या यूज, एंड देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है, इतना तक रहने दो आज के लिए। अंटिल देन, थैंक यू।